नमस्कार, मैं सर्वप्रिय सांगवान। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल गवर्नर। राज्य सरकार और राज्यपाल कमला बेनीवाल में अक्सर विवाद होता था। नरेंद्र मोदी ने तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी कि इन राज्यपाल को हटाया जाए। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने राज्य सरकार के खिलाफ जाकर लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। सीएम मोदी का कहना था कि वे राज्य सरकार की फाइलों पर बैठी रहती थीं, बिल पास नहीं करती थीं। तत्कालीन राज्य के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी पर 400 करोड़ के स्कैम में मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया था और इसलिए गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई थी। ये कहानी तो अब भी सेम है, बस किरदार बदल दीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल आर.एन. रवि दोनों के बीच ऐसा ही विवाद चलता आ रहा था। एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी कि इनको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि सीएम स्टालिन का भी यही कहना था कि वे फाइलों पर बैठे रहते हैं, बिल पास नहीं करते हैं, पूर्व सरकार में मंत्री आर बालाजी पर करप्शन केस चलाने का आदेश नहीं देते हैं। तो तमिलनाडु सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के हक में फैसला दिया और गवर्नर आर.एन. रवि पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर ने राज्य में सही इरादे से काम नहीं किया। अब ये जो शब्द है सही इरादा, इस पर गौर करने की जरूरत है। हर राज्य में एक गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। प्रैक्टिकली इसे चुनती है केंद्र सरकार और अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। राज्य की सरकार जो फैसले लेती है, कानून बनाती है, उन पर राज्यपाल की सहमति भी चाहिए होती है। गवर्नर चाहे तो अपने सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको राज्य सरकार की सिफारिशों को कानूनों पर मोहर लगानी ही पड़ती है। यही संविधान में भी है। लेकिन जिन राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पार्टी की हैं, वहां तो ये सिस्टम ठीक चलता है। लेकिन जहां राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, वहां राज्य सरकारें अक्सर शिकायत करती हैं कि गवर्नर फाइलों को लटकाते हैं, कानून पर मुहर नहीं लगाते हैं और फिर उन्हें बार बार कोर्ट का रुख करना पड़ता है। और ये अब से नहीं है, इस पद की शुरुआत से ही राज्य और केंद्र के बीच राज्यपाल का पद विवादित रहा है। कोर्ट ने ना जाने कितनी बार आदेश दे दिए हैं कि गवर्नर को राज्य की कैबिनेट की सिफारिशों पर चलना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सवाल ये है कि जो राज्यपाल का दफ्तर जनता के टैक्स पर चलता है, वो जनता के काम के लिए राज्य सरकार के साथ ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? आज स्पॉटलाइट इसी पर। देखिए, गवर्नर का जो पद है वो आजादी के पहले से है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे और वे ब्रिटिश क्राउन के एजेंट होते थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उनकी भूमिका बदली और उन्हें प्रोविंस यानी प्रांतों के मंत्रियों की सलाह पर काम करने की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद संविधान सभा में भी इस पद को लेकर काफी बहस हुई और आजादी के बाद से वे राज्य के संवैधानिक मुखिया के तौर पर काम करते हैं। और इस संवैधानिक पद पर ज्यादातर पॉलिटिशियंस या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ही आते रहे हैं और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहां इस पद के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट को बार बार फैसले देने पड़े हैं। कभी आरोप लगा कि ये बिल को रोक कर रखते हैं, फाइलें रोक कर रखते हैं या विश्वविद्यालयों में चांसलर की हैसियत से वहां के काम में दखल देते हैं। कई केसेस में तो चुने हुए विधायक को शपथ ही नहीं दिलाने से मना कर देते हैं। इसके अलावा गवर्नर की ये भी शक्ति है कि वे किसी राज्य के सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश दे सकें। तो कई बार ये आरोप सामने आए कि इस शक्ति का विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। महाराष्ट्र के केस में देखिए क्या हुआ। जब महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बोल दिया, ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और फिर उनसे अलग हुए विधायक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इस केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश देकर ही गलत और असंवैधानिक काम किया है, जबकि उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे माना जाए कि ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन जब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्य को चलाने का अधिकार राज्य सरकार का है, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति उनका काम है। लेकिन फिर केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर कानून ही बदल देती है और ये अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाता है। फिलहाल पंजाब, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी और पार्टी की सरकार है, वहीं पर गवर्नर की वजह से राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी पड़ रही है। देखा जाए तो गवर्नर राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं, तो राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं। जब संसद भी बिल पास करती है तो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजे जाते हैं, उसके बाद ही वे कानून बनते हैं। लेकिन कितने ही मामलों में देखा गया है कि राष्ट्रपति देश की संसद से पारित बिल पर बैठे हुए हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं, उन्हें वापस भेज रहे हैं। और ये सब विवाद आखिरकार किसका नुकसान कर रहे हैं? जनता का, जबकि ये जनता ही एक राज्यपाल पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। अब ये किस्सा सुनिए।
एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पता लगाने की कोशिश की कि कर्नाटक के पूर्व गवर्नर वजुभाई रुदाभाई वाला का सिर्फ हवाई यात्रा पर कितना खर्च हुआ है। 1 साल तक तो आरटीआई का जवाब उन्हें नहीं मिला। राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी और जब तमाम कोशिशों के बाद आरटीआई का जवाब आया तो पता चला कि 20 महीने में गवर्नर ने सिर्फ हवाई यात्रा पर 2,89,00,000 रुपए खर्च किए थे और ये 2016 की बात है। एक और आरटीआई से पता चला कि कर्नाटक गवर्नर हाउस के गार्डन की मेंटेनेंस में 3 साल में 3,27,00,000 खर्च किए गए थे। और इसके अलावा जो खर्च हैं वो भी मैं गिना देती हूँ। देश में 38 राजभवन है, 5 राज्यों में तो 2-2 राजभवन है। महाराष्ट्र में 4 हैं, तमिलनाडु में चेन्नई और ऊटी में है, बंगाल में कोलकाता और दार्जिलिंग में है, उत्तराखंड में देहरादून और नैनीताल में है। नैनीताल वाला तो 220 एकड़ में है, इसमें एक गोल्फ कोर्स भी है। चेन्नई का राजभवन 156 एकड़ में है और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है। इन सब राजभवनों का मेंटेनेंस, गवर्नर के सेक्रेटेरिएट के स्टाफ की सैलरी, घर के स्टाफ की सैलरी, बिजली, पानी, मेहमानवाजी, एंटरटेनमेंट, ऑफिस का खर्चा, टूर पर जाने का खर्चा, कारों का खर्चा, सब कुछ राज्य सरकार देती है, यानी जनता की जेब से जाता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वाले केस में एक बार ये साफ कर दिया है कि राज्यपाल किसी बिल पर बैठे नहीं रह सकते। अगर किसी भी बिल को राज्यपाल सहमति नहीं दे रहे या राष्ट्रपति को भेज रहे हैं तो उन्हें ये सब 3 महीने के अंदर करना होगा। राष्ट्रपति को भी अपना फैसला 3 महीने में लेना होगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो राज्य सरकार कोर्ट जा सकती है। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि कोई कानून लोकतंत्र के खिलाफ जाता है तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को पहले ही सुप्रीम कोर्ट का सुझाव ले लेना चाहिए कि क्या ये कानून लोकतंत्र को खतरे में डालता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बार बार आते रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला चलता ही आ रहा है। अब भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे सब सही हो जाएगा। लेकिन क्या वोटर्स ये समझ रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थान बनाए गए हैं वे अपना काम संविधान के अनुरूप कर रहे हैं या नहीं? वे संस्थान जो उनके हित के लिए बनाए गए हैं, जो उनके प्रति जवाबदेह हैं, वे बिना पक्षपात के जनता के लिए काम कर रहे हैं या नहीं?